उस दिन अलाबामा नाम का जहाज माल से भरा हुआ सोमालिया के पानी के पास पहुंच रहा था। कैप्टन फिलिप्स जहाज पर सब कुछ ध्यान से जांच रहे थे। हाल के वर्षों में समुद्री डकैती पायरेसी बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए उन्होंने एंटी पायरेसी सुरक्षा अभ्यास ड्रिल करने का फैसला किया। जैसे ही आदेश मिला, पहले सहायक फर्स्ट मेट ने सुरक्षा अलार्म बजा दिया। अलार्म सुनते ही सभी नाविक क्रू बिस्तर से उठकर अपनी अपनी सुरक्षा जगहों पर पहुंच गए। उनकी आंखों में थकान और अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे अभ्यास बहुत बार किए थे। क्रू को लगता था कि यह सब बेकार है। उसी समय ब्रिज पर बैठे कैप्टन फिलिप्स ने रडार पर देखा कि दो अजीब नावें बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही हैं। अपने अनुभव से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह खतरनाक है। उन्होंने चीफ इंजीनियर को जहाज की रफ्तार बढ़ाने को कहा और फर्स्ट मेट से रास्ता बदलने को कहा, ताकि देखा जा सके कि वे नावें भी पीछा करती हैं या नहीं। लेकिन परिणाम साफ था, वे नावें पीछा करती रहीं। खतरा समझकर कैप्टन ने तुरंत घोषणा की कि अब यह अभ्यास नहीं बल्कि असली हमला है। सबको अपनी अपनी जगह वापस जाना होगा। उन्होंने अमेरिका की मैरीटाइम एजेंसी को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन लाइन लगातार व्यस्त थी। फिर उन्होंने ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कॉल किया, लेकिन वहां से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। वो नावें शायद स्थानीय मछुआरे होंगे, फालतू हल्ला मत करो। यह सुनकर कैप्टन फिलिप्स गुस्से और लाचारी से भर गए। नावें नजदीक आ गईं और उन्होंने साफ देखा कि उन पर 8 समुद्री डाकू पायरेट बंदूकें लिए खुशी मना रहे थे, जैसे पहले से जीत तय हो। कैप्टन ने फिर चीफ इंजीनियर से इंजन की स्पीड लिमिट हटाकर पूरी रफ्तार से चलाने को कहा, लेकिन भारी कार्गो जहाज की स्पीड छोटी तेज नावों से कम ही थी। संकट की घड़ी में कैप्टन फिलिप्स को एक चाल सूझी। उन्होंने रेडियो उठाया और ऐसा दिखाया जैसे अमेरिकी नौसेना से संपर्क हो गया हो। उन्होंने नौसेना की आवाज बनाकर कहा कि तुरंत हथियारबंद जहाज मदद के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर पायरेट्स जो बातचीत सुन रहे थे कुछ देर के लिए डर गए। उनमें से एक नाव तो डरकर भाग भी गई, लेकिन दूसरी नाव का नेता म्यूज चालाक था। उसने कोई असामान्यता नहीं देखी और अपने आदमियों को और तेजी से पीछा करने का आदेश दिया। दुश्मन करीब आने लगा तो कैप्टन ने इंजीनियर से कहा कि जहाज से बड़ी बड़ी लहरें पैदा करो और लगातार दिशा बदलो, ताकि पायरेट्स को रुकावट हो। कई बार पीछा करने के बाद समुद्री डाकुओं पायरेट्स की नाव का इंजन दबाव नहीं झेल पाया और बीच समुद्र में बंद हो गया। उसी समय कैप्टन फिलिप्स ने दूरबीन से पायरेट्स को देखा और पाया कि म्यूज भी अपनी दूरबीन से उसी को घूर रहा था। इस नजर मिलाने से कैप्टन फिलिप्स समझ गए कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उन्हें पता था कि पायरेट्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुछ देर के लिए खतरा टल गया तो क्रू नाविक इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। किसी ने शिकायत की कि जहाज पर हथियारबंद गार्ड क्यों नहीं रखे गए। कोई डरकर बार बार बाहरी मदद बुलाने की बात करने लगा और किसी को चिंता थी कि शायद उसकी जान यहाँ चली जाएगी। लेकिन इस समय सबसे जरूरी था शांत रहना और पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार होना। एक नाविक ने सुझाव दिया कि जहाज को और 100 नॉटिकल मील आगे ले जाना चाहिए, ताकि पायरेट्स से दूरी बन सके। मगर कैप्टन फिलिप्स जानते थे कि इस पूरे क्षेत्र में पायरेट्स फैले हुए हैं। यहां से बच भी गए तो आगे फिर किसी और गिरोह के हाथ लग सकते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स ने सबको आदेश दिया कि अपनी अपनी जगह पर चौकसी करें और किसी भी अचानक हमले का सामना करने के लिए तैयार रहें। दिन में असफल होने के बाद म्यूज शाम तक अपनी मदरशिप पर वापस नहीं लौटा, लेकिन टूटा हुआ इंजन इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पा रहा। वहीं पहले भागी हुई नाव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, बिल्कुल निकम्मे हो। म्यूज ने सिर्फ 2 बातें जवाब में कही ही थीं कि उनमें से एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन म्यूज बिल्कुल नहीं डरा। उसने पास में रखी रिंच उठाई और एक ही वार से उस आदमी को चुप करा दिया। अगली सुबह जल्दी ही म्यूज की टीम ने 2 इंजनों के साथ फिर से अलाबामा का पीछा करना शुरू कर दिया। जब कैप्टन फिलिप्स नींद से जागे तो उन्होंने दूर से उनकी परछाइयां देखी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक रात बाद ही दुश्मन फिर से उनकी पीठ पर आ जाएगा। कैप्टन फिलिप्स ने तुरंत अलार्म बजा दिया और सभी क्रू मेंबर को लड़ाई के लिए तैयार पोजीशन पर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को इमरजेंसी कॉल किया और जहाज की स्पीड भी पूरी बढ़ा दी, ताकि किसी तरह पायरेट्स से पीछा छुड़ा सकें। उन्होंने कल वाला ही तरीका दोहराने की कोशिश की। उम्मीद थी कि फिर से बच निकलेंगे, लेकिन म्यूज ने रेडियो पर चाल चली। उसने कहा, हम सोमाली कोस्ट गार्ड हैं, जहाज तुरंत रोक दो, ये रूटीन जांच है। कैप्टन फिलिप्स ने उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो गुस्से में म्यूज ने AK-47 उठाई और ब्रिज पर गोलियां चला दी। जहाज पर हथियार नहीं थे, इसलिए पायरेट्स को रोकने के लिए केवल हाई प्रेशर पानी की तोपें, वाटर कैनन चलाई जा सकती थीं। अचानक दर्जनों पानी की धाराएं एक साथ चली और जहाज के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार जैसी बन गई। छोटी नाव डूबने के डर से पायरेट्स पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। वे लगातार जहाज के चारों ओर घूमते रहे
और मौके की तलाश करने लगे। कुछ चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक कमजोर जगह दिखाई दी। एक वाटर कैनन अचानक खराब हो गया था। अब पानी की दीवार में एक खाली जगह बन गई थी। कैप्टन फिलिप्स और म्यूज दोनों ने यह समस्या एक साथ देखी। कैप्टन ने तुरंत फर्स्ट मेट को उसे ठीक करने भेजा और खुद फ्लेयर आग वाली रोशनी से पायरेट्स को डराने लगे। लेकिन असली गोलियों के सामने फ्लेयर का कोई असर नहीं था। ऊपर से म्यूज और उसके लोग पैसों के लिए बेताब थे। जहाज पर कोई भी सिर उठाकर दिखता तो वे तुरंत गोली चला देते। ऐसी गोलियों की बारिश में कैप्टन फर्स्ट मेट को और खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें वापस बुला लिया। उन्हें पता था कि पायरेट्स अब जरूर जहाज पर चढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत सभी क्रू को आदेश दिया कि वे इंजन रूम में छिप जाएं। वहां वे दुश्मनों से बच सकते थे और ज्यादा लोगों को बंधक बनने से रोका जा सकता था। बाकी व्यवस्था करने के बाद उन्होंने फर्स्ट मेट को कहा कि जहाज को ऐसे मोड़ो घुमाओ कि उसका ढांचा लगातार हिलता रहे, ताकि पायरेट्स सीढ़ी लगाकर चढ़ न सकें। लेकिन सैकड़ों लड़ाइयां झेल चुके पायरेट्स के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही देर में उन्होंने जहाज पर सीढ़ी टांग दी और एक एक करके ऊपर चढ़ गए। कैप्टन फिलिप्स सिर्फ देखते रहे पर कुछ कर नहीं सके। उन्होंने बस क्रू को आदेश दिया, पहला, सारे जहाज के इंजन बंद कर दो। दूसरा, कैप्टन फिलिप्स ने आदेश दिया कि जहाज की बिजली काट दी जाए। सबसे जरूरी बात, किसी भी हाल में छिपे हुए लोग अपनी जगह का पता न चलने दें। वे सिर्फ तभी बाहर आए जब रात के खाने का सुरक्षित संकेत मिले। सारी व्यवस्था करने के बाद कैप्टन कुछ ऑपरेटरों के साथ ब्रिज जहाज का कंट्रोल रूम में छिप गए और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। पायरेट्स जहाज पर चढ़ते ही सीधा ब्रिज की ओर दौड़े। गोलियों की मार से लोहे का ताला ज्यादा देर नहीं टिक पाया। थोड़ी देर में वे अंदर घुस आए और कैप्टन और बाकी लोगों को पकड़ लिया। म्यूज बोला, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, किसी को मारना नहीं है, बस हमारा साथ दो, सब ठीक रहेगा। कैप्टन ने कहा, यह अमेरिकी कार्गो शिप है। वह अमेरिका का नाम लेकर दबाव डालना चाहते थे, लेकिन यह सुनकर पायरेट्स और भी उत्साहित हो गए। उनके लिए अमेरिका एक मोटी मछली थी। कैप्टन हैरान रह गए, ये लोग सचमुच पागल थे। कैप्टन ने उन्हें फुसलाने की कोशिश की और कहा, सेफ में $30,000 रखे हैं, उतने पैसों से तुम आराम से जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन म्यूज हंसकर बोला, इतना तो भीख मांगने लायक भी नहीं है, हमारा असली निशाना यह पूरा बड़ा जहाज है। इसी बीच इंजन रूम में छिपे चीफ इंजीनियर ने जहाज का इंजन बंद कर दिया। पूरा जहाज अचानक रुक गया। म्यूज ने तुरंत पूछा, ये क्या हुआ? कैप्टन ने जल्दी से बहाना बनाया, शायद इंजन ज्यादा तेज चलने से खराब हो गया। लेकिन म्यूज ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वह कंट्रोल पैनल पर गया और बेतरतीब बटन दबाने लगा, पर उसे मशीन की समझ नहीं थी। जहाज जरा भी नहीं हिला। उसे समझ आया कि जहाज पर कोई ऐसा जरूर है जो इसे ठीक कर सकता है। उसने कैप्टन से पूछा कि वे लोग कहाँ हैं। कैप्टन ने अनजान बनने का नाटक किया, मैं तो पायरेट्स से लड़ रहा था, मुझे क्या पता वे कहाँ हैं। गुस्से में म्यूज ने आदेश दिया, सभी को बाहर बुलाओ। बंदूक की नोक पर कैप्टन को रेडियो उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर टाल मटोल वाले संदेश दिए। म्यूज ने रेडियो छीन लिया और धमकाया, अगर बाहर नहीं आए तो हर मिनट में एक आदमी को गोली मार दूंगा। हालात गंभीर देख कैप्टन ने फिर से समझौता करने की कोशिश की, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, अगर लोगों को मारोगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। म्यूज ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, तो मुझे ही उन लोगों को ढूंढना होगा। अब कैप्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें पायरेट्स को जहाज में घुमाकर खोज करने ले जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरी समझदारी से रास्ता तय किया। उन्होंने छिपे क्रू को इशारा देने के लिए रेडियो चालू कर दिया। जब वे एक जगह से गुजरे तो जानबूझकर कहा, काश इंजन रूम की इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब न हुई हो, वरना अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। छिपे हुए लोगों ने यह सुनकर तुरंत समझ लिया कि यह एक गुप्त संदेश है। फिर तुरंत आदेश दिया गया कि जहाज की बिजली काट दी जाए। म्यूज को डर था कि कैप्टन रेडियो से छिपे हुए क्रू को गुप्त संदेश न भेज दे, इसलिए उसने कैप्टन को रेडियो ब्रिज कंट्रोल रूम में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में कैप्टन जानबूझकर पायरेट्स को गोल गोल घुमाते रहे ताकि समय बर्बाद हो। लेकिन अचानक म्यूज की नजर दीवार पर लगे जहाज के स्ट्रक्चर डायग्राम नक्शे पर पड़ी। वह अनुभवी था, एक नजर में समझ गया कि इंजन रूम सबसे सुरक्षित छिपने की जगह है। उसने तुरंत कैप्टन को कहा कि हमें वहीं ले चलो। यह सुनकर कैप्टन घबरा गए, लेकिन तुरंत दिमाग लगाया। शांत दिखते हुए बोले, इंजन रूम में खिड़कियां नहीं हैं, बहुत गर्म और घुटन होती है, बेहतर होगा पहले गैली रसोई से पानी ले चलें। म्यूज ने उनकी बात मान ली। जब वे गैली में पहुंचे तो कैप्टन ने उन्हें बड़े उत्साह से सब दिखाना शुरू किया। उसी समय एक क्रू मेंबर जो सामान ले रहा था शोर सुनकर झट से छिप गया। कैप्टन ने फर्श पर सजी हुई पानी की बोतलें देखी और समझ गए कि कोई छिपा है। उन्होंने पायरेट्स की तलाशी में जानबूझकर देर की और कहा,
इंजन रूम में नंगे पांव नहीं जाना चाहिए, वहां शीशे के टुकड़े छुप सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पायरेट्स को इंजन रूम की ओर ले गया। वहां छिपे लोगों ने शोर सुनकर रेडियो से बाकी साथियों को सूचना भेज दी। इंजन रूम में मौजूद लोगों ने जल्दी से दरवाजे पर टूटे शीशे फैला दिए। जैसे ही पायरेट्स अंदर कदम रखे, उनके पैरों में शीशे चुभ गए और वे दर्द से चीख पड़े। म्यूज गुस्से से पागल हो गया। उसे पता था कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया है। कैप्टन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, जख्मी आदमी का इलाज जरूरी है, पहले उसका घाव बांधना चाहिए। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर चीफ इंजीनियर धीरे से पावर सोर्स तक पहुंच गए और जहाज की बिजली काट दी। पूरा जहाज अचानक अंधेरे में डूब गया। इंजन रूम भी पूरी तरह काला हो गया। म्यूज गुस्से से पागल होने ही वाला था। कैप्टन ने फिर समझाने की कोशिश की, $30,000 बहुत बड़ी रकम है और अभी सबसे जरूरी है कि घायल की देखभाल की जाए। अपने आदमी को लगातार खून बहते देख म्यूज ने अपना गुस्सा दबा लिया। उसने एक आदमी को कैप्टन की रखवाली पर लगाया और खुद बाकी पायरेट्स को लेकर छिपे हुए क्रू को ढूंढने चला गया। जैसे ही कैप्टन और पहरेदार अलग हुए, अंधेरे में छिपे लोग तुरंत बाहर निकले और म्यूज को काबू में कर लिया। उसी समय ब्रिज कंट्रोल रूम में रखा रेडियो बजा। एक क्रू मेंबर ने बताया कि उन्होंने पायरेट्स के लीडर म्यूज को पकड़ लिया है और अब कैप्टन के बदले सौदा करना चाहते हैं। लीडर खोने के बाद बाकी पायरेट्स घबरा गए और डरने लगे। हालात बदलते देख कैप्टन फिलिप्स ने तुरंत वादा किया, तुम लोग लाइफ बोट ले सकते हो और सुरक्षित चले जाओ। अगर जल्दी निकलो तो $30,000 भी ले जा सकते हो, ताकि अपने लीडर को छुड़ा सको। पायरेट्स को मजबूरी में मानना पड़ा। दोनों पक्ष अपने अपने बंदी को लेकर डेक पर आ गए, लेकिन समस्या यह थी कि पायरेट्स को लाइफ बोट चलाना आता ही नहीं था। उन्होंने कैप्टन से सिखाने की मांग की। हथियारों के डर से कैप्टन को मानना पड़ा। उन्होंने उन्हें लाइफ बोट चलाना सिखा दिया और जाने ही वाले थे कि अचानक एक पायरेट ने इशारे पर कैप्टन के सिर पर वार कर दिया और उन्हें बेहोश कर दिया। फिर वे जल्दी से लाइफ बोट स्टार्ट करके समुद्र में निकल भागे। जब तक क्रू ने समझा लाइफ बोट काफी दूर जा चुकी थी, उन्होंने तुरंत कार्गो शिप को दोबारा चालू किया और सिग्नल की मदद से कैप्टन की अनुमानित लोकेशन पता करने लगे। साथ ही मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को आपात संदेश भेजा। इस बार मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पास गश्त कर रहे एंटी पायरेसी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से तुरंत संपर्क किया। पायरेट्स की योजना थी कि कैप्टन फिलिप्स को सोमालिया ले जाकर फिरौती मांगी जाए, लेकिन डिस्ट्रॉयर का मिशन था लाइफ बोट को सोमालिया पहुंचने से पहले रोकना। खबर मिलते ही डिस्ट्रॉयर ने तुरंत दिशा बदल दी और इंटरसेप्शन रोकथाम के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर कैप्टन फिलिप्स भी समझ चुके थे कि वे बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। अब वे पूरी तरह पायरेट्स के लिए बोलचाल का सौदा, बार्गेनिंग चिप बन गए थे। लाइफ बोट बहुत हल्की थी और तेज धाराओं के खिलाफ जा रही थी। पायरेट्स की लाइफ बोट बहुत धीरे चल रही थी। म्यूज बार बार मदरशिप मुख्य जहाज से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने देखा कि अलाबामा जहाज पीछे से उनका पीछा कर रहा है। यह देखकर म्यूज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा शिकार खुद उसके पास आ जाएगा। कैप्टन फिलिप्स को अपनी जान की चिंता कम थी, बल्कि वह घायल पायरेट को देखकर परेशान था। अगर उसका इलाज न हुआ तो जख्म संक्रमित हो सकता था। घायल लड़का केवल 15 से 16 साल का लग रहा था। कैप्टन को दया आई। उन्होंने फर्श के नीचे रखा फर्स्ट एड किट निकाला और उसका घाव बांध दिया। इस दयालुता का असर जल्दी दिखा। तंग और घुटन भरी लाइफ बोट में सब पसीने से भीग गए थे। पानी बहुत कम था, फिर भी वह घायल लड़का डांट खाने और मार खाने का डर उठाकर कैप्टन फिलिप्स को पानी दे गया। कुछ देर बाद अमेरिकी ड्रोन ने लाइफ बोट की लोकेशन ढूंढ ली। ये जगह सोमालिया से सिर्फ 160 नॉटिकल मील दूर थी। ये खबर मिलते ही व्हाइट हाउस ने सख्त आदेश दिया, किसी भी हालत में लाइफ बोट सोमालिया नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब अगर कैप्टन को बचाया जा सकता है तो ठीक, नहीं तो एक गोले में सब खत्म कर दो। भले ही कैप्टन की जान चली जाए, पर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही व्हाइट हाउस ने नेवी सील्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेजने का आदेश दिया। अगर डिस्ट्रॉयर कैप्टन को न बचा पाया तो वे सीधा नियंत्रण ले लेंगे। इधर म्यूज आखिरकार मदरशिप से संपर्क करने में सफल हुआ, लेकिन जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। वहां से कहा गया, इस बार तुमने बहुत जल्दबाजी की, या तो खुद कैप्टन को लेकर आओ या फिर समुद्र में मर जाओ। इस त्याग से पायरेट्स टूट गए। माहौल बिल्कुल घुटन भरी गर्मी की रात जैसा हो गया था, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। उसी समय लाइफ बोट का ताजा पानी भी खत्म हो गया। मजबूरी में पायरेट्स ने खिड़कियां तोड़ी ताकि थोड़ी हवा आ सके। हालात थोड़ा शांत हुए तो म्यूज ने खुद अपनी पिछली कहानी बताई। पिछले साल हमने एक ग्रीक कार्गो शिप लूटा था और $6 मिलियन की फिरौती मिली थी। इससे लगा कि भले ही ऊपर वालों ने छोड़ दिया हो, पर अब भी उम्मीद बाकी है। यह सुनकर कैप्टन फिलिप्स हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम लोगों ने इतनी बड़ी रकम कमाई थी
तो अब जान जोखिम में डालकर समुद्र में क्यों घूम रहे हो? ये सवाल सुनकर पायरेट्स की असली सच्चाई सामने आई। हर बार जब वे पैसे लूटते, सब पैसा स्थानीय सरदारों को देना पड़ता था, जबकि असली मेहनत करने वालों को बहुत ही थोड़ा हिस्सा मिलता था। ये सुनकर एक पायरेट इतना गुस्से में आ गया कि कैप्टन फिलिप्स को गोली मारने वाला था, लेकिन म्यूज ने तुरंत उसे रोक लिया। तभी अचानक समुद्र पर एक जोरदार गर्जना गूंजी। यह एंटी पायरेसी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत था जो अब पहुंच चुका था। डिस्ट्रॉयर से उठी बड़ी लहरों ने लाइफ बोट को पलटने की कगार पर पहुंचा दिया। अमेरिकी युद्धपोत देखकर घबराए म्यूज ने जल्दी कहा, हम तो सिर्फ मछुआरे हैं, कोई आतंकवादी नहीं। अगर तुम्हें कैप्टन चाहिए तो $10 मिलियन की फिरौती लाकर हमें शांत करो। डिस्ट्रॉयर के कप्तान ने जवाब दिया, पैसे कोई मुद्दा नहीं है, हमें सिर्फ इंतजाम करने के लिए समय चाहिए। अगली सुबह 2 रबर की छोटी नावें डिंगी, पीने का पानी और खाना देने के बहाने सीधा लाइफ बोट की ओर बढ़ी। इसी बीच अलाबामा जहाज वहां से हट गया। कैप्टन फिलिप्स समझ गए कि यह सब अमेरिकी सेना का मैदान खाली करना है। उन्होंने म्यूज को समझाया, अमेरिकी सेना पायरेट्स से सौदेबाजी नहीं करेगी, तुम्हें और तरीका सोचना होगा। लेकिन म्यूज को पूरा भरोसा था कि उसके पास कैप्टन बंधक है, इसलिए अमेरिका झुकेगा। डिंगी लाइफ बोट के पास पहुंची। बातचीत के दौरान कोई लगातार कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। जब वार्ताकार ने कैप्टन की सुरक्षा की पुष्टि मांगी, तब कैप्टन फिलिप्स ने मौके का फायदा उठाकर अपनी लाइफ बोट में पोजीशन बता दी ताकि अमेरिकी सेना रणनीति बना सके। जब म्यूज को पता चला कि डिंगी में सिर्फ पानी और खाना है, पैसा नहीं, तो वह गुस्से से फट पड़ा। कैप्टन की रखवाली कर रहे पायरेट ने तो उसके कान के बिल्कुल पास गोली चला दी। डर था कि कहीं कैप्टन को चोट न पहुंचा दें, इसलिए डिंगी तुरंत डिस्ट्रॉयर पर लौट गई। अब म्यूज ने तय किया कि वह सोमालिया जाएगा और वहीं जाकर बातचीत करेगा। लाइफ बोट अब सिर्फ 12 घंटे की दूरी पर थी। एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका था, लेकिन नेवी सील्स रात होने से पहले पास नहीं आ सकते थे। बाहर के माहौल को देखकर म्यूज बुदबुदा रहा था, सब ठीक होगा, पैसे मिलेंगे तो मैं अमेरिका जाकर रहूंगा। लेकिन कैप्टन फिलिप्स समझ गए थे कि अब पायरेट्स का अंत निश्चित है। अमेरिका उन्हें जीतने नहीं देगा। म्यूज भी जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। इस हालत में कैप्टन फिलिप्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि अगर नेवी ने सचमुच लाइफ बोट पर हमला कर दिया तो उनकी भी मौत तय है। सुबह 4 बजे नेवी सील्स चुपके पहुंच गए। कैप्टन फिलिप्स को लगा कि मौका आ गया है। वह टॉयलेट जाने का बहाना करके दरवाजे पर पहुंचे। फिर अचानक उन्होंने पास खड़े पायरेट को पानी में धक्का दे दिया और खुद भी कूदकर डिस्ट्रॉयर की तरफ तैरने लगे। रेस्क्यू टीम ने हरकत देख ली, लेकिन अंधेरा था और पानी में 2 लोग थे। ये पता नहीं चल पा रहा था कि कैप्टन कौन है और पायरेट कौन। ज्यादा साफ देखने के लिए उन्होंने फ्लेयर, रोशनी वाली गोली दागी, लेकिन इससे उल्टा पायरेट्स को कैप्टन की लोकेशन पता चल गई। उन्होंने लाइफ बोट घुमा दी और लगातार गोलियां चलाते हुए कैप्टन को धमकाया, रुको, नहीं तो जान से मार देंगे। मजबूरी में कैप्टन को फिर से लाइफ बोट पर लौटना पड़ा। जैसे ही वह वापस आए, गुस्से में पायरेट्स ने उन्हें बुरी तरह पीटा। तभी ऊपर से एयरक्राफ्ट चक्कर लगाने लगा और कई युद्धपोतों ने भी लाइफ बोट को घेर लिया। म्यूज को लगा कि उसे धोखा दिया गया है, इसलिए उसने कैप्टन को ढाल बनाकर पकड़ लिया। पायरेट्स ने तय कर लिया कि अगर पकड़े गए तो अमेरिकी जेल नहीं जाएंगे, यही मरना बेहतर है। उन्होंने कैप्टन को गोली मारने का फैसला कर लिया। जैसे ही ट्रिगर दबाने वाले थे, तभी रेस्क्यू टीम ने फिर से बातचीत का संकेत भेजा। $10 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, इसे सीधे देने कोई आदमी आएगा। इसके अलावा नेवी ने चारों पायरेट्स के नाम और उनकी जनजाति व गांव तक की जानकारी पढ़कर सुनाई। दिन में फिल्मिंग करने के बाद अमेरिकी सेना ने तुरंत ही उन चारों पायरेट्स की जांच पड़ताल कर ली थी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे गांव के बुजुर्गों से बात की है, वो भी यहाँ आने वाले हैं ताकि यह सौदा तय हो सके। म्यूज जानता था कि यह शायद जाल है, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। लाइफ बोट का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था और तूफान भी आने वाला था। अगर यह बातचीत नहीं खत्म हुई तो वैसे भी मौत तय थी। इसलिए उसने मान लिया कि लाइफ बोट को सुरक्षित जगह खींच कर ले जाया जाए और वह खुद जाकर बातचीत करेगा। जैसे ही उसने हामी भरी, रेस्क्यू टीम ने स्पीड बोट भेजी और उसे लेने पहुंची। कैप्टन फिलिप्स की सुरक्षा पक्की करने के लिए उन्होंने उसे एक पैकेज फेंका और कहा, यह सर्दी से बचने के लिए है, पहन लो। कैप्टन ने देखा कि पैकेज में रिफ्लेक्टिव जैकेट, चमकदार बनियान है। तभी उसे समझ आ गया कि अमेरिकी सेना अब ताकत से हमला करने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से लाइफ बोट पर सुनने वाला यंत्र भी लगा दिया था। उधर म्यूज को वॉरशिप पर ले जाया गया और एक केबिन में बैठा दिया गया। उससे कहा गया कि बुजुर्ग रास्ते में हैं। दूसरी तरफ जब सभी स्नाइपर्स अपनी जगह पर तैयार हो गए, वॉरशिप ने अचानक तेज फ्लड लाइट्स जला दी। इतनी तेज रोशनी से पायरेट्स आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। जब उन्होंने पूछा, लाइट क्यों चालू की, अमेरिकी सेना ने जवाब नहीं दिया, बस ये घोषणा कर दी, अब हम नाव खींचना शुरू करेंगे, सुरक्षा का ध्यान रख। इससे पहले कि पायरेट्स कुछ समझ पाते, लाइफ बोट को तेजी से खींचना शुरू कर दिया गया। पायरेट्स समझ गए कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है,
इसलिए वे तुरंत छिप गए। स्नाइपर्स को उनका निशाना साफ नहीं दिख रहा था। उन्हें बाहर निकालने के लिए वॉरशिप ने खींचने की स्पीड और बढ़ा दी। तेज लहरों से लाइफबोट जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन चालाक पायरेट्स फिर भी छिपे रहे। जब उन्होंने फिर शिकायत की कि नाव बहुत हिल रही है, तो कमांडर ने कहा, ठीक है, रस्सी छोटी कर देंगे। जब नाव शांत पानी में जाएगी तो स्थिर हो जाएगी। पायरेट्स ने मजबूरी में हामी भर दी। तभी कैप्टन फिलिप्स समझ गए कि अब हमला होने ही वाला है। अगर यह मिशन असफल हुआ तो उन्हें भी पायरेट्स के साथ मरना पड़ सकता है। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से फर्श पर पड़ा एक पेंसिल उठाया और अपनी वसीयत विल लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रस्सी छोटी होती गई और लाइफ बोट वॉरशिप के ओर करीब पहुंच गई। घबराए पायरेट्स म्यूज से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बस यही जवाब मिला कि वह बुजुर्गों का इंतजार कर रहा है। तभी पायरेट्स ने देखा कि कैप्टन कुछ लिख रहे हैं। उनमें से एक ने वह कागज छीन लिया। कैप्टन ने जल्दी से वापस छीना। दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई, लेकिन अकेले कैप्टन कई हथियारबंद लोगों से कैसे भिड़ पाते। आखिर में कैप्टन को फिर से पायरेट्स ने पकड़ लिया। उसके हाथ बांध दिए गए और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कैप्टन को लगा अब समय बहुत कम है। वह बार बार अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पुकारने लगा। यह सुनकर पहले से चिड़चिड़े पायरेट्स और भी गुस्से में आ गए। उनमें से एक ने गुस्से में आकर तय कर लिया कि वह कैप्टन को गोली मार देगा। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। तभी तीनों पायरेट्स एक साथ स्नाइपर्स के निशाने पर आ गए। पल भर में तीनों पायरेट्स को गोली मार दी गई और वहीं ढेर हो गए। कैप्टन फिलिप्स, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, अभी भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। जब उसने पट्टी हटाई, सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया और जोर जोर से रोने लगा। बाद में जब उसे वॉरशिप पर लाया गया, डॉक्टरों ने जांच की। पता चला कि उसके शरीर पर सिर्फ हल्की चोटें थीं, लेकिन इतने दिन और रात तक चले डरावने अनुभव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। जहां तक म्यूज की बात है, 3 पायरेट्स मारे जाने के बाद उसे अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया। अंत में उसे अमेरिका की अदालत ने 33 साल की सजा सुनाई। यानी वह अपने अमेरिकन ड्रीम को एक अलग ही तरीके से पूरा कर बैठा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी, कृपया नीचे टिप्पणी में बताइए।